व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। अनदर डे अनदर रूटीन। पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। पॉजिटिव कोट से शुरू करते हैं अपने पढ़ाई की। फर्स्ट स्लॉट में एज़ यूजुअल मैं हमेशा वो कैप करती हूँ। मतलब मैं अपने जो सब्जेक्ट की शुरुआत है वो मैं इंग्लिश से ही करती हूँ, और इंग्लिश में भी मैं सबसे पहले वो कैप करती हूँ। और अभी मेरा एंटोनियम और सिनोनियम चल रहा है, ओज और इडियम्स में भी नहीं कर रही हूँ। मेरे अभी 350 प्लस सिनोनियम्स हो चुके हैं एंड सेम 350 प्लस एंटोनियम हो चुके हैं, जिसमें कि 1600 प्लस एंटोनियम और सिनोनियम है अलग अलग पार्ट में। मतलब 1600 ही हमारे सिनोनियम है और 1600 ही हमारे एंटोनियम्स हैं, जिसमें कि मेरे 350 और 350 हो चुके हैं जनवरी मंथ को लेकर अभी तक। आज मैंने कोई एरर फाइंडिंग नहीं किया और ना ही मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आज मैंने किया कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, क्योंकि मेरे से ना कॉम्प्रिहेंशन में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। अगर मैंने 5 कॉम्प्रिहेंशन लगाए तो मेरा ऐसा कभी भी नहीं हो रहा है कि मैं पाँचों के पाँचों क्वेश्चन ठीक करूँ। ऐसा मेरे साथ नेट में जो PYQs में भी 2008 और 7 में भी पैसेज आते थे, उसके आपको आंसर करने होते थे। वो जोग्राफिकली पैसेज होते थे, वो भी मेरे से सही नहीं होते। जो पहले से मुझे आते हैं बस वही ठीक होते हैं, बट पैसेज पढ़ के जो उसका एसेंस निकालना होता है वो मैं नहीं निकाल पाती हूँ। तो आज मैंने कोई एरर फाइंडिंग नहीं की, कोई पिनैकल से कोई भी एंटोनिम और सिनोनिम के क्वेश्चंस नहीं लगाए। मैंने आज डायरेक्ट लगाए कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन। उसमें भी मेरे साथ वही हुआ कि मेरे से 3 क्वेश्चन ठीक और 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो अब से मैं डेली कॉम्प्रिहेंशन भी करूँगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको गलत नहीं कर सकते। पाप चढ़ेगा कॉम्प्रिहेंशन अगर गलत हो गया तो, क्योंकि आप इतना कुछ पढ़ के जाके सही कर रहे हो और कॉम्प्रिहेंशन जो आंखों के सामने आप उसको अटेंटिवली नहीं पढ़ रहे हो और आप गलत कर रहे हो, तो मतलब ये तो बहुत ही बड़ी गलत बात है। इसलिए मैं आपसे कॉम्प्रिहेंशन पे अपना ध्यान दूंगी और मैं कॉम्प्रिहेंशन डेली एक लगाऊंगी। एंड कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने कॉमन मिरर ऑफ वाली बुक से लगाया था, तो उसमें मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। गलत क्या मतलब, मेरे को ना समझ नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में रूल हिट नहीं कर रहा था। तो आज मैंने इस बुक से दोबारा से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर पढ़ा, और इसमें से मेरे 3 रूल ऐसे हैं जो मुझे आज नए पता चले। और जब मैंने कुछ क्वेश्चन दोबारा से लगाए इसी बुक के, तो उसमें से 2 एरर और नए पता चले। मतलब कि आज टोटल 5 रूल मुझे इस बुक से पता चले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अभी ऐसा बोला जा रहा है कि KVS और EMRS के फॉर्म हमारे आने वाले हैं। अब आपको KVS की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? आपको अपने मेजर जो आपका पोर्शन है ना, सब्जेक्ट आपका जो मेन सब्जेक्ट है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको अपने सब्जेक्ट के पर कमांड हो गई ना, तो बाकी चीज़ें आपकी अपने आप हो जाएंगी। अगर आपकी भी पढ़ने में हैबिट नहीं है और आप पढ़ना शुरू करना चाहते हो, तो अपने सब्जेक्ट से शुरू करो, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। धीरे धीरे जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आप जैसे जो 40 मार्क्स का आपका साइकोलॉजी वाला आता है उस पर जाओ, फिर हिंदी पे जाओ, इंग्लिश में जाओ। लेकिन शुरुआत आप अपने सब्जेक्ट से करो। आप अपने सब्जेक्ट पे अगर कमांड कर लेते हो तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप बाकी जो चीज़ें सिलेबस की बचती हैं वो आप आराम से धीरे धीरे कर लें। जैसे आप शुरुआत कर सकते हो NCERT के साथ में। आप 15 दिन लगातार NCERTs पढ़ो और उसके साथ एक छोटा सब्जेक्ट हिंदी ले लो, क्योंकि हिंदी आप लोगों को थोड़ी बहुत पहले से आती होगी। या तो अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत पहले से आती है तो आप इंग्लिश ऐड कर सकते हो। जब आप 15 दिन के अंदर अपने सब्जेक्ट पे एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म कर लो, आप अगर दिन में 3-3 घंटा भी ईमानदारी से देते हो ना अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ख़त्म हो जाएगा 15 दिन के अंदर। और KVS में मेनली जो है वो NCERT ही पूछता है। और जब आप सेकंड राउंड ऑफ अपना सब्जेक्ट करोगे, तब आप उसके साथ कोई और नया सब्जेक्ट जोड़ लेना। जैसे कि अगर आप इंग्लिश कर चुके हो तो आप हिंदी ऐड कर दो, हिंदी कर चुके हो तो इंग्लिश ऐड कर दो। तो इस तरीके से आपके एक महीने के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट मोटा मोटी हो ही जाएंगे। जैसे आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। और इसमें हिंदी और इंग्लिश भी कोई बहुत बड़े लेवल के और बहुत डीप नहीं पूछता है। आप अगर थोड़ा बहुत भी करोगे तो हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात कहूँ, मेरी क्या प्रिपरेशन चल रही है KVS को लेके, तो मैंने NCERT पहले पढ़ रखी है और मैं अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी पे अभी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली मेरी जो KVS की प्रिपरेशन है अपने सब्जेक्ट में हो ही रही है। मेरे को स्पेशली उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। और जो हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश पे मैं कर रही हूँ, हिंदी में ऑलरेडी DTPLSB के लिए पढ़ चुकी हूँ, मुझे बस उसको रिवाइज़ करना है। और जो 40 मार्क्स की उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो जब फॉर्म निकलेगा मैं तब कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट पे, हिंदी पे, इंग्लिश पे ध्यान दे रही हूँ। तो मिलेगा या फिर नोटिफिकेशन आएगा, उस टाइम पे मैं पोर्शन है 40 मार्क्स का, उसको मैं कंप्लीट उस टाइम पे भी कर सकती हूँ। मेरा अभी जो मेजर पोर्शन है वो तो हो ही रहा है ना, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो कि आप पहले अपने मेजर पोर्शन पे ध्यान दे दो, फिर बाकी चीज़ें अपने आप हैंडल हो जाएंगी। और आप अगर अभी से शुरुआत कर देते हो, डेली 2 से 3 घंटा, फिर 3 से 4 घंटे पे एक्सटेंड होते हो, तो एग्ज़ाम आते आते आपको 5 to 6 आवर पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अगर आप अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो तो। अगर आपने फॉर्म आने का
वेट किया कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो यकीन मानो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हो ना, तब भी आपका 1 या 2 नंबर से ज़रूर रह जाएगा। इसलिए बेहतर है ना कि आप अभी से शुरू करो। अच्छे और बुरे से कहने का मतलब है कि अगर आपने एक बार सिलेबस पढ़ रखा है तो भी, और अगर आपने अभी बिल्कुल नहीं किया है कुछ भी, आप 0 पे अपने स्क्रैच पे पढ़ाई शुरू करोगे तब भी अभी से करने में ही भलाई है। अगर आपने पहले भी केवीएस का पेपर दे रखा है या फिर आपने सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कर रखा है, तो उसको भी अभी से ही रिवीजन में ले आओ, क्योंकि फिर एग्ज़ाम आते आते आप चांस नहीं बनेगा कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है क्लियर, आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा क्लियर। फिर एग्ज़ाम आते आते आप फिर कोई चांस नहीं बनेगा कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है क्लियर, आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा क्लियर। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम 0.5 से 0.25 से 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं, फिर हम बोलते हैं काश हमने पढ़ लिया होता। तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद का दिन मत रखो, अभी से शुरू कर दो जो करना है, क्योंकि दुनिया लग चुकी है पढ़ने के लिए, चाहे वो केवीएस हो चाहे वो ईएमआरएस हो। और केवीएस और ईएमआरएस का जो सब ईएमआरएस हो और केवीएस और ईएमआरएस का जो सब सिलेबस पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। ईएमआरएस में नेगेटिव मार्किंग है और केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ईएमआरएस में अभी तक इंटरव्यू नहीं था और केवीएस में इंटरव्यू था, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। मेनली आपको अपनी एनसीईआरटी ही करनी है दोनों के लिए, तो इट्स बेटर कि आप अभी से शुरू कर दो। आफ्टर इंग्लिश मैंने मैथ की और मैथ में मेरा अभी सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, जिसमें कि कल मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए थे और सर की 3 क्लासेस में वो कंप्लीट हो रहे थे। और आज मैंने सर से 2 और क्लास ली, जिसमें कि मेरे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 48 क्वेश्चन हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन रहते हैं, उसके लिए मुझे नेक्स्ट क्लास शुरू करनी पड़ती, तो फिर मैंने उसको वहीं पे स्टॉप किया और मतलब आज मेरे 48 क्वेश्चन एसआई के हो चुके हैं। मैथ के लिए मैंने आदित्य रंजन सर का पेड कोर्स ले रखा है। मैं उन्हीं से एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ, मतलब नोट्स बना चुकी हूँ, अब बस मुझे रिवीजन करना है। मैंने ऐसा कल सोचा था कि मैं 3 दिन एक टॉपिक को दूंगी, बट ऐसा अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि 90 से 100 प्लस क्वेश्चन है सर के पीडीएफ में और मैं बहुत सारी चीज़ें भूल भी चुकी हूँ। और मैथ में ना मेरा सबसे बुरा हाल है, क्योंकि मुझे उसका कुछ भी याद नहीं रहता। अगर आज मैंने परसेंटेज लगाना सीखा है तो मैं 10 दिन तक उसको याद रखूँगी और 11वें दिन एग्जैक्टली मैं भूल जाऊँगी कि मैंने क्या सीखा था परसेंटेज में, मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा पाऊँगी। इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट में मेरे साथ ये सीन नहीं है, बट मैथ में बहुत है। और इसका कारण एक ये भी है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ मैथ में बिल्कुल भी। अभी मैं बहुत दिनों बाद मैं शुरू कर रही हूँ, मतलब आफ्टर 2 मंथ। तो अब क्या आप उम्मीद रखते हो, जो मैथ जिसने कभी करी नहीं आफ्टर 10th उसको क्या याद रहेगा। बट अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगी मैथ में। और कल क्योंकि मैंने आधे कपड़े ऊपर ही छोड़ के चली गई थी, तो आज मैंने सोचा कि साइंस शुरू करने से पहले मैं कपड़े लेकर आ जाती हूँ। तो आज मैं 5:30 बजे ही कपड़े लेने आ गई और आज यहाँ पे बिल्कुल धूप थी 5:30 बजे तक। यहाँ पे 6 बजे तक धूप रहती है, फिर अचानक से गायब हो जाती है और 6:40 होते होते पूरा अंधेरा हो जाता है, कुछ नज़र आना बंद हो जाता है, इमीडिएटली सब कुछ हो जाता है यहाँ पे अभी। शाम का काम खत्म करने के बाद अब मैं ले रही हूँ बायोलॉजी की क्लास। ये मेरी 6th क्लास है आज बायोलॉजी की, राधिका मैम से। और आज भी मैम ने हार्ट के जो टॉपिक है उसको ही दोबारा से मतलब और एक्सटेंड वे में पढ़ाया है। कल बहुत सारी चीज़ें उनकी छूट गई थी, तो आज उन्होंने दोबारा से उसी को ही कंप्लीट किया है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, जो हमारा जो दिल है वो धड़कता है, हम कहते हैं ना कि धड़कन की आवाज़ धक धक होती है। एक्चुअली में वो धक धक की आवाज़ नहीं होती है, वो लब और डब की आवाज़ होती है। नई चीज़ थी मेरे लिए कि लब और डब करता है। लब जो होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, लाउडर होता है, लो फ्रिक्वेंसी वाला होता है। डब जो होता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन होता है, सॉफ्टर होता है और हाई फ्रिक्वेंसी होता है। तो आज ये बात जान के मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे बहुत न्यू बात पता चली है कि धक धक नहीं, हम बोलते हैं ना हम धक धक कर रहा है, हमने क्योंकि यही सुना है बचपन से, तो हम भी यही बोलने लगे धक धक, बट एक्चुअली में ये लब और डब होता है। ईसीजी है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। ऐसा लगता है ना कि ये कोई ग्राफ है, कोई जो हम, ये तो पता है कि ये हमारे हार्ट से रिलेटेड है, लेकिन ये जो ग्राफ वर्ड आ जाता है जिससे ऐसा हमें लगता है कि ये कोई लिस्ट है, ये कोई पेपर वर्क है। बट नहीं, ये जो ग्राफ है वो एक उपकरण का नाम है, एक मशीन का नाम है, जिससे कि हम अपने हार्ट बीट को नापते हैं। और इसका जो पेपर निकल के आते हैं हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम। तो यानी कि ग्राफ और ग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राफ इज़ यूज्ड फॉर मशीन एंड ग्राम जो उससे हमारा निकल के आता है, जो पेपर एनालिसिस निकल के आता है कि हमारी हार्ट बीट कैसी है। और आज मैम ने बताया कि डिसऑर्डर ऑफ हार्ट से क्या होता है। हाइपरटेंशन होता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होता है, एंगीना पेक्टोरिस होता है, हार्ट फेलियर होता है, हार्ट अटैक होता है, कॉर्नरी मोबोसिस एंड कार्डियक अरेस्ट। मतलब मैम ने इनके डिफरेंस बताया, जैसे कि हार्ट फेलियर का क्या होता है और हार्ट अटैक का क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट का क्या होता है। आफ्टर बायोलॉजी मैं करंट रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल करंट नहीं पढ़ा था, तो आज मैंने करंट को रिवाइज़ किया। आज मैंने 1 to 45 पॉइंट इसके दोबारा से रिवाइज़ कर ली, क्योंकि मेरा संडे भी करंट नहीं किया था मैंने, मंडे भी करंट नहीं किया, तो आज ट्यूसडे था, तो मैंने सोचा आज करंट कर लेते, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं, भूल जाएंगे सब कुछ। लेकिन आज
अनफॉर्चुनेटली मैंने हिस्ट्री नहीं करी, क्योंकि आज मैंने करंट को ऐड कर दिया अपने सब्जेक्ट में, और साथ ही में मैंने अपने जो साइंस है उसको मैं रिवाइज करने लगी फर्स्ट टू आज अभी तक मैंने जो पढ़ा है। फिर मैं धीरे धीरे भूल जाऊंगी, फ़ायदा नहीं है, अपने आप पढ़ती रहूँगी, पुराना भूलती रहूँगी। इसलिए मैंने आज फर्स्ट डे में जो पढ़ा था सेल्स के बारे में, मैंने उसको रिवाइज कर लिया, और आज मैंने हिस्ट्री नहीं करी। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाया जाता है, और 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन बनाया जाता है। मतलब एक दिन है लेकिन काम दो हो रहे हैं। और इस बार की एजुकेशन डे पे जो थीम थी वो थी एआई एंड एजुकेशन, ह्यूमन एजेंसी इन एन ऑटोमेटेड वर्ल्ड। और इंडिया की रैंक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। और सबसे जो लास्ट रैंक है वो है भूटान की। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ग्लोबल फायर पावर ने। और एक एआई जनरेटेड मॉडल है जिसका नाम है माया, और ये फर्स्ट हिंदी सिंगर एंड मॉडल है एआई की। मतलब मैं वो करंट आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जो मुझे बड़े कैची लगते हैं, और सुनने में मतलब ऐसा लगता है कि एक ही बार में याद हो जाएंगे। बस मुझे अपॉइंटमेंट जल्दी जल्दी याद नहीं होते, लेकिन एग्जाम में अपॉइंटमेंट पूछता है तो याद तो करने ही है, चाहे कितना ही टाइम लगे, हम डेली डेली पढ़ेंगे और याद करेंगे। आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ FICCI बनाया गया है। जब मैंने ये वाला करंट नोट डाउन किया था, FICCI को मैं FSSAI समझ गई थी, जो फूड से रिलेटेड होता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इतनी गड़बड़ तो नहीं कर सकते कि आयुष्मान खुराना को ये FSI का ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। तो फिर मैंने गूगल किया कि ये दोनों डिफरेंट है। FICCI जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, बट FSI जो है FSSAI ये फूड से रिलेटेड हमारा फ्रेमवर्क है। एंड लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द डे इज माई सब्जेक्ट ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में मैं पढ़ रही हूँ एनवायरमेंट। कल तक मेरे इसमें 100 क्वेश्चन हो चुके थे, आज मैंने 30 और किए, और प्लस में मतलब और 130 जो है टोटली रिवाइज कर लिए। तो मेरे आज के इसके 130 क्वेश्चन हो गए। बस आज मैंने इतनी ही पढ़ाई करी। आज मैंने 6 घंटा 19 मिनट की पढ़ाई कर ली थी। कल मैंने 7 आवर की स्टडी करी थी, लेकिन कल मैंने हिस्ट्री भी पढ़ा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम्स टू माई वीडियो।